नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, कहा जाता है कि जब डेविड हेडली ने पहली बार सितंबर 2006 में ताज होटल में प्रवेश किया तो वहां की समृद्धि और वहां काम करने वाले लोगों के व्यवहार को देखकर महसूस किया कि इस शानदार जगह को तबाह करना आसान नहीं होगा। आज हम बात करेंगे मुंबई हमले की। टावर लॉबी में फ्रांजीपानी की मादक महक और सी लाउंज की खिड़कियों से गेटवे ऑफ इंडिया के दृश्य ने उस करीब विश्वास दिला दिया था कि इस होटल को नष्ट करने के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। मुंबई की अपनी पहली यात्रा के दौरान हेडली के पास ताज में रुकने लायक पैसे तक नहीं थे। वहां से 4.5 मील दूर भूला भाई रोड पर अपना ठिकाना कायम करने के बाद हेडली करीब डेली ताज होटल जाता था। वहां के वेटरों, मैनेजरों और मेहमानों ने उसे अक्सर हार्बर बार में फ्रेंच शैंपेन का ग्लास हाथ में लिए देखा था। हेडली की अनदेखी कोई कर नहीं सकता था। एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लॉक मुंबई हमलों पर अपनी किताब द सीज द अटैक ऑन द ताज में लिखते हैं कि हेडली 6 फीट 2 इंच लंबा था। उसके लंबे सुनहरे बाल पोनीटेल में बंधे रहते थे। वो अक्सर मुड़ी तुड़ी अरमानी जींस और कमीज में नजर आता था और उसके कंधों से एक चमड़े की जैकेट जो थी वो लटकती रहती थी। आपको बता दें, उसकी कलाई में करीब 9 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी जो थी वो भी बंधी होती थी। मुंबई में वो डेविड के नाम से मशहूर था, लेकिन अपनी बहन शेरी, सौतेले भाइयों हमजा और दानियाल, पत्नियों शाजिया और फैजा और सबसे अच्छे दोस्त तहव्वुर राना के लिए वो पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी था, जिसका असली नाम था दाऊद सलीम जिलानी। दाऊद या कहे डेविड के पिता सैयद सलीम जिलानी पाकिस्तान के नामी ब्रॉडकास्टर थे। वो जब कुछ सालों के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने के लिए वॉशिंगटन गए तो उनकी मुलाकात 19 साल की सैडल से हुई थी, जो मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और पाकिस्तान आ गए, लेकिन ये शादी अधिक दिनों तक नहीं चली और सन 1966 में सैरिल और जिलानी के बीच तलाक हो गया। सैरिल वापस अमेरिका लौट आई और दाऊद अपने पिता और अपनी सौतेली मां के साथ लाहौर में ही रह रहे थे। लेकिन जब दाऊद 16 साल का हुआ तो वो भी अपनी मां के पास अमेरिका चला गया। सन 1984 में उसका फिर पाकिस्तान से आने जाने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। इस बीच आपको बता दें कि उसका संपर्क ड्रग तस्करों से हुआ और वो हेरोइन तस्करी के काम में लग गया। 4 वर्ष बाद कस्टम अधिकारियों ने उसे फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर 2 किलो हेरोइन के साथ पकड़ लिया। उसके पिता ने उससे अपने सारे संबंध तोड़ लिए। जर्मन अधिकारियों ने उसे अमेरिका को सौंप दिया। वहां उसने अमेरिकियों से एक सौदा किया, जिसके तहत तय हुआ वो उनके लिए मुखबिर का काम करते हुए पाक अमेरिकी हेरोइन नेटवर्क में घुसपैठ कर उनकी गुप्त सूचना ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा। अगस्त 1999 में दाऊद की पाकिस्तान वापसी हुई। उसके लिए इस यात्रा का हवाई टिकट अमेरिकी सरकार ने खरीदा। एड्रियन लेवी और कैथी क्लॉक लिखते हैं, उसने घुसपैठ के बिल्कुल
किताबी तरीके पर अमल किया। उसने एक पारंपरिक पाकिस्तानी महिला शाजिया अहमद से शादी की। उसने अपने पिता की मदद से, जो अब तक रेडियो पाकिस्तान के महानिदेशक बन चुके थे, लाहौर नहर के पास के इलाके में एक घर खरीदा। साल 2000 के अंत में जब अल कायदा ने यमन में अमेरिकी पोत यूएसए कोल पर हमला किया तो डेविड ने लश्कर जिहाद फंड में 50,000 रुपए का चंदा दिया और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद का भाषण सुनने गया। लश्कर के लोग गोरी चमड़ी होने के नाते कोलमैन को शक की निगाह से देखते थे। अगले 2.5 सालों तक दाऊद कभी पाकिस्तान में रहता था तो कभी अमेरिका में। इन दोनों जगह वो अलग अलग जिंदगी जी रहा था। इस बीच वो पूरी तरह से लश्कर के संपर्क में आ चुका था और लाहौर से 15 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ले रहा था। इस बीच उसने शॉलवर कमीज पहनना शुरू कर दिया था, शराब, टीवी और मोबाइल फोन से मुंह मोड़ लिया था। मशहूर डैनिश पत्रकार कारे सोरेनसन अपनी किताब द माइंड ऑफ अ टेररिस्ट द स्ट्रेस केस ऑफ डेविड हैटली में लिखते हैं, दाऊद का सपना था कि कश्मीर में लड़ने के लिए भेजा जाने, लेकिन लश्कर के नेता जकीउर रहमान लखवी की नज़र इस अभियान के लिए दाऊद की उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी थी। उसने लश्कर के कमांडर साजिद मीर से कहा कि वो भारत पर हमले की बड़ी योजना में हैटली को भी शामिल कर लें। लश्कर को एक ऐसे शख्स की आवश्यकता थी जो लंबे अरसे तक कैमरे और नोटबुक के साथ मुंबई आ जा सके और जिसे लोगों से घुलने मिलने से कोई परहेज ना हो। जून 2006 में दाऊद को ऑफिशियल रूप से इस अभियान में शामिल किया गया। उससे कहा गया कि वो एक अमेरिकी पर्यटक का वेश बनाए, अमेरिकी पर्यटक के जैसा दिखे, जो घूमने के लिए मुंबई जाकर वहां सारी जानकारी जमा करे। इसके लिए दाऊद पहले अमेरिका गया, जहां उसने दाऊद नाम छोड़कर नया नाम अपना डेविड कोलमैन हैटली रखा। लोग आज जानते भी उसको डेविड कोलमैन हैटली के नाम से ही हैं। उसने इस नए नाम से एक नया पासपोर्ट भी बनवाया। कारे सोरेनसन लिखते थे, जब हैटली पाकिस्तान लौटा तो साजिद मीर ने उसे सलाह दी कि नमाज में सजदा करते हुए अपने माथे को धीमे से जमीन से छुआए ताकि उसके माथे पर वो निशान बन पाए जो 5 वक्त नमाजियों के माथे पर बन जाता है। इसके बाद हैडली को इस रोल के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग दी गई। उसको सिखाया गया कि गुप्त संदेश को किस तरह एक ड्राफ्ट के तौर पर सेव किया जाता है और पढ़ने वाले व्यक्ति को संदेश न भेजकर उसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो होता है वो भेज दिया जाता है। उन्होंने आगे लिखा, हैडली के हैंडलर्स ने उसे मुंबई में खर्चे के लिए $25,000 भी दिए। जब हैडली भारत जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे एक 10 डिजिट का एक नंबर दिया गया, जिसके पहले 3 डिजिट थे 646, जो अमेरिका में मैनहट्टन का एरिया कोड था। लेकिन ये नंबर डायल करते ही कॉल पाकिस्तान में उसके हैंडलर्स को पासवर्ड हो जाती थी। मतलब जो भी ये नंबर डायल करता था 3 डिजिट्स का, वो पाकिस्तान के हैंडलर्स को फॉरवर्ड हो जाती थी। हैडली को बताया कि अगर उसे उनसे संपर्क करना है तो इस नंबर का इस्तेमाल करें। हैडली ने पहली बार सितंबर 2006 में मुंबई में कदम रखा। उसने एसी मार्केट के अपना दफ्तर बनाया। हैडली ने अपनी कंपनी का नाम रखा फर्स्ट वर्ल्ड, जिसका काम था अमेरिका में काम करने वाले लोगों को वीजा दिलाने में मदद करना। उसने एक भारतीय सेक्रेटरी को नौकरी पर रखा और अपनी कंपनी के बारे में अखबारों में
इश्तहार दिए। हैडली 5 फिटनेस हेल्थ क्लब जाने लगा, जहां उसकी मुलाकात शिवसेना के सदस्य बिलास परख से हुई। बिलास के जरिए वो मशहूर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से मिला। बाद में राहुल भट्ट ने एक किताब लिखी, हैडली एंड आई। इस किताब में उन्होंने लिखा, हैडली के बारे में सबसे पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो थी उसकी आंखें। उसकी एक आंख भूरी थी तो दूसरी हरी। उसका लहजा जो था बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा था, दोस्ताना था। मुझे उसके हाथों की मजबूत और आत्मविश्वास से भरी पकड़ ने प्रभावित किया। वो काला चश्मा लगाए हुआ था जिसे बाद में उसने उतार दिया था। उसके सिर पर एक टोपी थी और वो हॉलीवुड के अभिनेता स्टीव सीगल की कार्बन कॉपी लगता था। उसने मुझे बताया कि वो भेलपुरी और पानी पूरी का दीवाना है। पर्यटन का बहाना बनाकर हैडली ने राजधानी दिल्ली का भी दौरा किया था। और से नेशनल डिफेंस कॉलेज के पास गया था और उसको उसने अपने पीले रंग के गवर्नमेंट जीपीएस में कैद कर लिया था। बाद में वो मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक फैशन शो में देखने गया था। सोरेनसन लिखता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी उसने अपने निशानों की सूची में ले लिया। उसने गेटवे ऑफ इंडिया और पुलिस मुख्यालय की तस्वीर भी ली थी। उसने मुंबई से ही हमले में शामिल होने वाले 10 लोगों के लिए बैकपैक खरीदे थे। वो 3 बार ताज होटल में रुका था और सिर्फ तफरीह के लिए उसने होटल से यादगार के तौर पर एक तौलिया और कॉपी कप भी चुराया था। उसने भारत में हमले के लिए 20 से अधिक स्थानों का चुनाव किया था और अकेले मुंबई में उसने 50 घंटों के वीडियो शूट किए थे। हैडली की खींची तस्वीरों और वीडियो का उसके हैंडलर्स ने बहुत बारीकी से अध्ययन किया था और उसकी बताई हर जगह को गूगल अर्थ मैप से देखा गया था ताकि पूरे अभियान का जायजा लिया जा सके। उन लोगों ने ताज होटल का एक ढांचा भी तैयार किया था, जहां घुसने और निकलने के लिए एक एक रास्ते के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। इस हमले में हैडली ने ही उस जगह को चुना जहां चरमपंथियों को हमले के लिए मुंबई में उतारना था। उसने कई अमेरिकी और ब्रिटिश पर्यटकों के साथ एक फेरी पर ताज होटल के आसपास के इलाके का 2 बार चक्कर लगाया था, लेकिन उसको उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। फिर वो मछुआरों के एक गांव में चला गया था। सोरेनसन लिखते हैं, एक मछुआरे ने ही उसे अगले दिन बहुत सुबह आने की सलाह दी ताकि वो मुंबई के आसपास के समुद्र का असली अनुभव उठा सके। शुरू में तय किया गया था कि सभी हमलावर गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरेंगे, लेकिन हैडली की निगाह उस इलाके में कई गन बोट्स पर गई थी जिस पर सुरक्षा गार्ड्स तैनात थे। बीच से लगा हुआ मछुआरों का छोटा सा गांव उतरने के लिए बेहतर जगह थी। वहां आसपास कुछ लोग जरूर थे, लेकिन वो उन लोगों में से नहीं थे जो कुछ अजूबा देखकर सवाल पूछे या पुलिस को बुलाए। हैडली ने उस गांव को इसलिए भी चुना कि वो दूर दराज के इलाकों में नहीं था और जहां उतरकर तेजी से मुख्य सड़क पर जाया जा सकता था और टैक्सी से मिनटों में बिना किसी रुकावट के किसी भी स्थान पर पहुंचा जा सकता था। शुरू में जब हमले की साजिश चल रही थी तो इस पर गंभीरता से विचार किया गया था कि हमलावरों को हमले के बाद भारत से बाहर निकाल लिया जाए। ये सोचा गया था कि हमले के बाद हमलावर किसी बस को हाईजैक कर भारत की उत्तरी सीमा या कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे या फिर वो अंधेरे में अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए बोट के जरिए ही भारत सीमा के बाहर निकल जाएंगे। ये भी सोचा गया कि वो कुछ हफ्तों तक मुंबई के एक फ्लैट में छिपे रहेंगे और बाद में उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा।
सोरेनसन लिखता है, बाद में मिले कुछ सुरागों से पता चलता है कि हमलावर अंत तक मानकर चल रहे थे कि वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। यही कारण था कि आदेश होने के बावजूद उन्होंने उस नौका को नहीं डुबोया जिस पर सवार होकर उन्होंने मुंबई तक का सफर तय किया था। लेकिन उनके हैंडलर्स को पता था कि उनमें से कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा। सितंबर 2008 में हैटली को साजिद मीर से संदेश मिला कि हमला 29 सितंबर को किया जाएगा। लेकिन जब 10 हमलावरों के दल ने मुंबई की यात्रा शुरू की तो कुछ ही देर बाद बीच समुद्र में उनकी नाव डूब गई। वो सब इसलिए बच गए क्योंकि उनको लाइफ जैकेट्स पहनाई गई थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नई नौका और नए हथियारों के साथ अपनी यात्रा फिर शुरू की तो उसमें भी कुछ अड़चन आ गई। साजिद मीर इस बारे में हैटली को लगातार सूचना देता रहा, लेकिन नवंबर के मध्य में हैटली के पास साजिद के पास एक नया संदेश आया कि जल्द ही हमले का तीसरा प्रयास किया जाएगा। 26 नवंबर की शाम उसे एक और संदेश मिला जिसमें कहा गया कि हमला शुरू हो चुका है। हैटली ने अगले 3 दिन अपने टीवी के सामने बिताए। बाद में उसने अमेरिका की जेल में भारतीय जांच एजेंसी के अधिकारियों लोकनाथ बेहेरा, साजिद शापू और स्वयं प्रकाश पानी का बताया। 26 नवंबर को जब टीवी के सामने बैठा हुआ था कि अचानक खबर आई कि मुंबई पर 10 लोगों ने हमला बोल दिया। वो 10 लोग काम सिर्फ इसलिए अंजाम दे पाए क्योंकि मैंने उन्हें वहां का एक ब्यौरा दिया था। मैं उन लोगों से अपने जीवन में कभी भी नहीं मिला था। हमले के 4 महीने बाद मार्च 2009 में हैटली ने एक बार फिर मुंबई की यात्रा की। इस बार वो चर्च गेट के होटल आउटरेम में ठहरा था जहां वो पहले एक बार ठहर चुका था। 3 अक्टूबर 2009 को जब हैटली शिकागो से पाकिस्तान जाने के लिए फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर विमान में बैठ रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में भारत के पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने साफ तौर पर कहा कि हैटली की डबल एजेंट होने की संभावना विश्वास करने योग्य है। कुछ दिनों के लिए हैटली के दोस्त रहे। राहुल भट्ट ने लिखा, इसके सबसे बड़ा सबूत था हैटली न सिर्फ अपना नाम बदलवाने में सफल रहा बल्कि उसने उस नाम से नया पासपोर्ट भी बनवा लिया। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई तो यहाँ तक कहते हैं कि हैटली संभवतः अकेला अमेरिकी था जिसके पासपोर्ट पर उसके पिता सलीम मिलानी का नाम अंकित नहीं था। वो 3-4 सालों के अंदर 8 या 9 बार भारत और पाकिस्तान के अंदर और बाहर गया। पूरी दुनिया जानती है कि 9/11 के बाद अमेरिका अपनी सुरक्षा के प्रति इतना सजग था कि अमेरिका से पाकिस्तान जाने वाले हर यात्री पर नजर रखी जाती थी। ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने एक बार भी हैटली से सवाल जवाब करने की आखिरकार जरूरत क्यों नहीं समझी। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यार्पण संधि में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई अपराध करता है और अगर उसे अमेरिका की धरती पर पकड़ा जाता है तो भारत उसके प्रत्यार्पण की मांग कर सकता है। लेकिन हैटली ने संभवतः अमेरिका से एक सौदा किया कि वो उनके साथ पूरा सहयोग करेगा बशर्ते उसे भारत या पाकिस्तान प्रत्यार्पित ना किया जाए और अमेरिका इसके लिए राजी भी हो गया। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई कहते हैं, ये जग जाहिर है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय अधिकारियों को हैटली से सवाल जवाब करने की अनुमति मिलने में बहुत अधिक समय लगा और तब भी उन्हें समिति सवाल पूछने की छूट मिली। अमेरिकियों को इस बात का अंदाजा था कि अगर हैटली से और सवाल पूछे गए तो अमेरिकियों की भूमिका पर पर्दा डालना मुश्किल हो जाएगा। डेविड कोलमैन हैटली को इस समय अमेरिका की एक जेल में काफी सालों से बंद रखा गया है। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात की डेविड हैटली से लेकर हाफिज सईद तक, हमले के वो साजिशकर्ता मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हैटली की आखिरकार कहानी क्या थी, क्योंकि मुंबई के हमले का जो मास्टरमाइंड था डेविड, जब दहल उठी थी पूरे मुंबई, आतंकवादियों ने खून की होली खेली थी। उस खौफनाक मंजर की कहानी, उस खौफनाक मंजर के पीछे आखिरकार वो मास्टरमाइंड कौन था, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपके साथ साझा किया।
दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।